इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और एटम्स के केस में जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके किसी भी एलिमेंट की हम बात करें तो वो एलिमेंट किसी ना किसी एटम से मिलकर बना होता है। वो जो एटम होते हैं, तो अगर उन एटम्स की बात करें तो उन एटम्स में हमें ये ध्यान रखना होता है कि एटम्स में सेंटर मोस्ट पोजीशन पर, बिल्कुल सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से था कि ये बिल्कुल बीचों बीच पॉजिटिव साइन यहाँ पर लगा देते हैं, एक छोटा सा सर्कल बनाकर उस पर पॉजिटिव साइन बना देते हैं। इसका सर्कल का मतलब होता है न्यूक्लियस। इस सर्कल का मतलब न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाहर जो पहली शेल बनती है, ये फर्स्ट शेल हो गई। इसको हम बोल देते हैं के शेल। फिर दूसरी शेल हमने बनाई, इसको बोल देते हैं एल शेल। फिर तीसरी शेल बनाई, इसको बोल देते हैं एम शेल। फिर चौथी शेल बनाई, इसको हम बोल देते हैं एन, के एल एम एन। ये शेल होगी। तो के शेल होती है हमारी फर्स्ट शेल, एल होती है सेकंड शेल, एम होती है थर्ड शेल और एन होती है फोर्थ शेल। तो इसमें हमने ये देखा था, the maximum of number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom. The maximum number of electrons which can be the maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom, in any energy level of the atom, in any energy level of the atom is given by is given by 2n square, is given by 2n square। यहाँ पर is given by 2n square, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो n है वो ये है कि कौन सा हमारा एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल यानी कि कौन सा ऑर्बिट है। अगर पहले ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 होगी। अगर दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 होगी। तीसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो हम ये कहेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, तो ये पहला ऑर्बिट है इसको हम के शेल भी बोल देते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि के शेल, यहाँ पर हमारा n की वैल्यू हो जाती है 1। n की वैल्यू 1 हो जाती है। तो पहले ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया पहला ऑर्बिट। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑर्बिट की। और फर्स्ट ऑर्बिट, देन और सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट का मतलब, सेकंड ऑर्बिट क्या है? एल शेल। एल शेल और सेकंड ऑर्बिट n is equal to 2। तो सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू सा 8। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली और
थर्ड ऑर्बिट यानी कि m शेल n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है 2m²। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 2 सा 18। थर्ड ऑर्बिट, तब थर्ड ऑर्बिट हो गया। उसके बाद और फोर्थ ऑर्बिट के एल एम एन यानी कि एन शेल, एन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो बेटा इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? मेरी आवाज यस सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये तो पहला जो रूल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो बताया गया, ये तो फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल देखिएगा। सेकंड रूल है द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons, cannot accommodate more than 8 electrons, cannot accommodate more than 8 electrons, comma, even if it has the capacity, even if it has the capacity, even if it has the capacity to accommodate more electrons. To accommodate more electrons, because having 8 electrons in the outermost shell, having 8 electrons, having 8 electrons in the outermost shell, because having 8 electrons in the outermost shell makes the atom very stable। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम जानते हैं कि जितना भी किसी भी अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम में सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो भरे हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और वो फिक्स ऑर्बिट्स में, फिक्स शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो पहला ऑर्बिट है उसको हम बोल देते हैं के शेल, दूसरे ऑर्बिट को बोल देते हैं एल शेल, तीसरे को बोल देते हैं एम और चौथे को बोल देते हैं एन, के एल एम एन। तो जब हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की तो एन इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले में रखा तो आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, यानी कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। फिर मैं दूसरे मैं दूसरे ऑर्बिट की बात करता हूँ। तो दूसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो दूसरा जो ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो तीसरा ऑर्बिट है उसमें n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, 18 से ज्यादा यहाँ पर नहीं आ सकते। फिर फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो फोर्थ ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम यहाँ पर कितने आएंगे 32, 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी भी हो, यानी कि हम बात करते हैं थर्ड ऑर्बिट की, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन में थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ना रुक जाते हैं, हम और इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड नहीं करते। रीजन क्या है कि जब किसी भी आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, किसी भी ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उतने पर भी हमारा एटम जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब एटम स्टेबल हो जाता है तो फिर उसके बाद उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो पाते। बताइए जी, क्लियर है ये चीज? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना अलग अलग एलिमेंट्स का, तो वहां पर आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि पहले ऑर्बिट में 2 आ गया, ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में 8 आ गया, ठीक है, तीसरे ऑर्बिट में वी कैन मूव टिल 18, लेकिन हम 8 के बाद सीधा चौथे ऑर्बिट में चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है? ये कहते हैं कि तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने के बाद हम सीधा चौथे ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी ऑर्बिट में आ जाते हैं तो एटम ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अच्छा जी, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले के। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई electrons in an atom do not occupy electrons in an atom do not occupy a new shell do not occupy a new shell unless all the inner shells unless all the inner shells unless all the inner shells are completely filled with electrons are completely filled with electrons। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसके एटम में मान लीजिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वाले शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे वाले शेल में आ जाए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो अपना पहला शेल है उस पहले शेल को कंप्लीटली फिलअप करेगा। जब वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा तभी वो दूसरे शेल पर जाएगा। इसी तरीके से दूसरा शेल जब कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा, यानी कि दूसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, दूसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगे तभी वो थर्ड शेल पर जाएगा, नहीं तो उससे पहले नहीं जाएगा। बताइए बेटा, यहाँ तक ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा अभी इसमें। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो अब ना मैं इस पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 मेन पॉइंट्स हैं, इन्हीं मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सब एनसीईआरटी के ही कराऊंगा। क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे साथ में और समझेंगे भी।
write the electronic configuration. Write the electronic configuration of an element capital X. Of an element capital X whose atomic number is 12. एक हमको एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट है कैपिटल एक्स, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि कोई एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है कैपिटल एक्स, और वो बोलते हैं कि उस एलिमेंट के अंदर मतलब उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। एटॉमिक नंबर 12 होने का मतलब क्या है? जब मुझे ये नहीं दे रखा है कि वो कोई कैटायन है या एनायन है, यानी कि वो एक न्यूट्रल एटम दे रखा है। न्यूट्रल एटम के केस में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जनरली एटॉमिक नंबर is equal to number of protons or number of electrons, तो जनरली जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो न्यूट्रल एटम के केस में हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, सब सेम होते हैं, बराबर नंबर होता है सबका। तो इसका मतलब हियर देयरफॉर जब एटॉमिक नंबर 12 दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 12 ही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 ही हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले पहली शेल फिलअप होगी, और पहली शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका हम ऐसे लिखेंगे बेटा, केशल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लिखेंगे एल, एल मतलब सेकंड ऑर्बिट, इसमें कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। फिर टोटल कितना है? 12 है, तो 2 + 8 10 तो हो चुका। अब कितने बचे? 2। तो अब जो आउटर मोस्ट है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मेरे पास। भाई वैसे तो इसमें 2 आता है, इसमें 8 आता है, इसमें आते तो 18 है, लेकिन हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भी फिलअप हो जाते हैं तो भी हम मान लेते हैं कि हाँ ये एटम स्टेबल हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम इसमें नहीं भरते। बताइए जी, 2 8 2 ये सबको क्लियर है? आदित्य, अक्षय, बताइए क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी, यस सर। न्यासा, यस सर। प्राजक्ता, यस सर। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा 1 मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in a carbon atom. Write the distribution of electrons in a carbon atom. ठीक है। और जनरली क्या होता है कि इन क्वेश्चंस में वैसे तो दे देते हैं वो आपको एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। जनरली वो एटॉमिक नंबर दे देते हैं, नहीं देते हैं तो आपको याद करके रखने पड़ेंगे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो 6 है, तो जनरली हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो वो इक्वल होते हैं। ठीक है। जनरली एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कितना है? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ रहे हैं आपसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ए शेल में कितने आएंगे? 2, और एल शेल में कितने आएंगे? 4। बस 2 और 4, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही 6 हो गया और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो और बाकी के शेल्स में तो कुछ आ ही नहीं पाएगा। हमारा जो एल शेल है यानी कि जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल भी पूरी तरह से फिलअप नहीं हो पाया। बताइए जी, ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। Write the electronic configuration of sodium atom. Atomic number, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब देखिएगा, एटॉमिक नंबर 11 तो जनरली हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में इसमें कितना आ जाएगा? 2। एल सेकंड शेल में कितना आ जाएगा? 8। 2 + 8 हो गया 10। अब तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो अगले ऑर्बिट में आएगा यानी कि इसमें। तो 2 8 1 2, 8, 1।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। What would be the electronic configuration बेटा नोट कर रहे हैं ना सभी बच्चे साथ साथ? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? सब बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं कि नहीं? अरे अचानक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई क्या सबके यहाँ पर? अक्षर, दिव्यांशी, न्यासा, प्राजक्ता, युग, आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं? यस सर। अक्षत, आवाज आ रही है? दिव्यांशी नोट कर रहे हो? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक, जो भी बच्चा नोट नहीं कर रहा है प्लीज नोट करें आप इनको क्वेश्चंस को। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन of a positively charged sodium ion, comma Na plus। पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन को क्या बोलते हैं हम? Na प्लस। जैसे Na के ऊपर पावर में प्लस लिख दिया हो, Na की पावर प्लस, ऐसे। क्वेश्चन मार्क। What would be its atomic number? और इसका एटॉमिक नंबर भी बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन Na प्लस। एक अगर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन की बात करें, अगर हम Na प्लस सोडियम आयन की बात करें, तो वो पूछ रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो बताइए। ठीक है, अब जरा देखो कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ना, वो भी किसी न्यूट्रल एटम की बात ना करके हम किसी आयन की बात करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बता रहे हैं ये Na प्लस। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारा एटम होगा, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम होगा, तो वो हमेशा स्टेबल रहना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी हमेशा किस तरीके से आती है वो देखना है हमको। देखो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन Na प्लस। तो इसमें इसमें क्या होगा, हमने कहा जैसे सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, ये हम जानते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जनरली जो एटॉमिक, जो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ही सेम होंगे, और दोनों ही कितने होंगे? 11 के बराबर होंगे। तो जनरली एटॉमिक नंबर is equal to number of protons is equal to number of electrons। जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी के इक्वल होता है। और कितना होता है, कितना दे रखा है? सोडियम, सोडियम का होता है बेटा 11, 11 हो गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखिएगा, जैसे ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 11 हो गया। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो मैंने अभी अभी देखा 281, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। इधर बता रहा हूँ आपको इस चीज को
कि आयन के केस में कैसे करेंगे, लेकिन पहले जो एक न्यूट्रॉन एटम होता है उसी को देखते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जैसे हमने सोडियम की बात करी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं पहले मैं इधर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा KLM2,8,1। अब देखिए जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और हम कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, पहले वाले ऑर्बिट को छोड़कर कोई भी ऑर्बिट होता है, तो उसमें जो भी एलिमेंट है या जो भी एटम है वो स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के और टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बना ले? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल भी लगता है। लेकिन आसान ये लगता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दे। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब ये जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है ये इसने डोनेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसने इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए अब इसके पास? नाउ आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो प्रोटॉन्स जितने थे उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 11 थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया, जो हमारा मतलब इसका एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो यही होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन जनरली बोल देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आयन बनाते हैं, आयन कब बनते हैं? कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट करता है या बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तब आयंस बनने लगते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास 2 रह गए, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 2 + 8 10, 10 + 1 11, तो टोटल 11 थे। अब उसने एक डोनेट कर दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो अब 10 बचे, लेकिन प्रोटॉन्स उतने के उतने ही हैं 11। तो अब आप ये देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? एक का डिफरेंस हो गया। मतलब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो अब पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो नेगेटिव चार्ज वालों से एक ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore sodium ion is written as Na1+, Na1+। Na1+, का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन जो है अब इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है, तो इसलिए 1+। अगर 2 ज्यादा होता तो 2+, अगर 3 ज्यादा होता तो 3+। इसी तरह से
कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से एक ज्यादा है तो ऊपर लिखते हैं 1 माइनस, अगर 2 ज्यादा है तो लिखेंगे 2 माइनस, अगर 3 ज्यादा है तो लिखेंगे 3 माइनस। बताइए जी, ये चीज तो क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो हमारा जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम ये कह देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे सोडियम में, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसमें 11 ही रहेंगे। लेकिन फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही रहेंगे। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। तो कैसे अरेंज होंगे? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1, तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ये कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। पहला अगर ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आता है, लेकिन हम 8 ही लेकर चलते हैं क्योंकि 8 पर भी एटम जो है स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1 को 8 बनाना बड़ा मुश्किल काम है कि हम बाहर से कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले आए और इसको 8 बना दें टोटल, वो नहीं बन पाएगा। तो ज्यादा आसान क्या है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा एटम अनस्टेबल हो रखा है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर देते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देता है। मतलब सोडियम ने वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे दिया, इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 + 8, 10 ही तो बचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ में आ गया? बताओ। यस सर। हाँ, इतना आ गया ना? तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो तो सेंटर में ना न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल टाइटली बंद है, तो प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे 11 के 11 ही। तो अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा क्या है? प्रोटॉन्स ज्यादा है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से 1 ज्यादा है। और बेटा प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वो होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है माइनस। तो क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1 ज्यादा है तो मैं सोडियम के ऊपर 1+ लिख दूंगा। 1 मतलब 1 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है 1 इलेक्ट्रॉन से, 1+। मेरी बात समझ में आ गई अब? यस सर। यस सर। अगर ऐसा होता, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? सभी को क्लियर है ना? यस। है ना? अच्छा, अगर ऐसा होता कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 2 ज्यादा होते तो मैं लिख देता 2+। अगर 3 ज्यादा होते तो मैं लिख देता 3+। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से, जितने ज्यादा होंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से 5 ज्यादा हो गए तो मैं लिखूंगा 5-, मैं यहाँ पर लिखूंगा 5-। तो ये हमारा सोडियम आयन हो गया Na1+। यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने इक्वेशन देखी है ना कोई, जैसे मान लो ये इक्वेशन होती है 2x² + x + 3, तो x² का कोफिशिएंट तो 2 होता है और x का कोफिशिएंट जब 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपली उसको x लिख देते हैं। इसी तरह से जैसे 1+ है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपली प्लस लिख देते हैं। इसीलिए इन्होंने ये पूछा है Na+ कि what would be the electronic configuration of a positively charged sodium ion Na+। ठीक है? तो Na+ के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Na+ के अंदर? Na+ के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एक डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? सिर्फ 10। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक configuration of Na+ is K में 2 और L में 8, बस इतना। क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 था, वो 1 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने डोनेट कर दिया। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज और पूछी है
वो क्या है जरा देखते हैं। देखिए अब ये बोल रहे हैं व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर, Na+ का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो हम ये कहेंगे since number of protons remains unchanged in Na+, number of protons remains unchanged in Na+, so atomic number will be the same. That is 11. एटॉमिक नंबर सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बेटा कुछ अंतर आया ही नहीं उसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे। तो इलेक्ट्रॉन्स में होता है कि या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं यानी कि डोनेट करते हैं या हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही हम या तो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमसे किसी आयन की मान लीजिए एटॉमिक नंबर के बारे में बात करी जाए तो एटॉमिक नंबर आयन का भी सेम ही होता है जो नॉर्मल एटम का होता है। बताइए जी, क्लियर? चले आगे। यस सर। यस ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इधर बताता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड explain why sodium ion has completely filled explain why sodium ion has completely filled K and L shells। ये बताना है कि सोडियम आयंस में जो K और L shells हैं वो पूरी तरह से फिल्ड अप क्यों होती हैं, हमको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, जब मैं Na+ सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा K में 2 हो गया और L में 8 हो गया। तो हम ये कहेंगे since K has the maximum capacity of holding या accommodating 2 electrons and it is filled up, and L has the maximum capacity of accommodating 8 electrons and it is also filled up. That's why the sodium ion has completely filled K and L shells। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए भाई इतना ही कर लीजिए और इसके अलावा बस इतना ही करिए। इसके अलावा मैं आपको ना कुछ एलिमेंट्स भेजूंगा, उन एलिमेंट्स के सिंबल और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो मैं कभी भी किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ।
ठीक है, बस इतना करना है आज के लिए।